हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया थायराइड ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, ऑप्शन सी में दिया गया एड्रीनल ग्रंथि को और ऑप्शन डी में दिया गया है यकृत ग्रंथि को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसके लिए आप सभी को 4 हार्मोन दिए जाएंगे मैट्रिक के एग्जाम पेपर में। उसमें आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद में अगला सवाल 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों, कौन ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टायनिन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 48 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबा होना, छोटा होना, ये सभी के सभी प्रभावी गुण होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 49 कहता है कि लेंस सूत्र है। दोस्तों, आप सभी को हम बताए थे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f यह होते हैं दर्पण सूत्र। और यहाँ पे जो प्लस देख पा रहे हैं इसी के बदले में यदि हम माइनस लगा दें तो प्राप्त सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। जैसे 1/v प्लस 1/u के बदले में हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, द्विअवतल लेंस जो होता है ना, इसे आप सारी लेंस दोनों प्रकार का लेंस कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 51 को देख लीजिए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अर्थात आसान शब्दों में कहे तो उत्तल लेंस की जो क्षमता का संकेतक चिन्ह पी होता है, तो पी का जो मान है वो प्लस में लिया जाता है या माइनस में लिया जाता है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे उत्तल लेंस में, तो यहाँ पे क्षमता अर्थात पी का जो मान है वो हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक। उसके बाद में क्वेश्चन 52 को देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो वहीं पे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 54 कहता है कि विद्युतमय तार का सामान्यतः रंग कैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जितने भी प्रकार के विद्युतमय तार होते हैं यह सामान्यतः लाल रंग का होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देख लीजिए। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा वीवीआई है। सवाल कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में क्वेश्चन 56 को देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन 56 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है उस चालक तार की लंबाई, चालक की प्रकृति पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, अर्थात ये सभी पे निर्भर करता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी।
उसके बाद में अगला सवाल कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे हम लोग CH4 यानी मीथेन गैस कहते हैं। तो मीथेन गैस ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 58 कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप सभी को याद रखना होगा कि दूध की बात करें या दही की बात करें, प्रत्येक स्थिति में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इसमें स्टोफिलोकोकस और राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल 59 नंबर देखिए कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा। ये दोस्तों डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे पवनों का देश कहा जाता है और जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए। क्वेश्चन 60 कहता है अपघटन अभिक्रिया है। तो दोस्तों अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा यौगिक टूटकर दो अन्य यौगिकों में बढ़ जाता है, इससे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें भी 2 यौगिक है, यहाँ पे भी 2 यौगिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 यौगिक, यहाँ पे भी 2 यौगिक, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखेंगे तो एक बड़ा सा यौगिक 2KClO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट है, ये टूटकर KCl यानी कैल्शियम क्लोराइड और O2 यानी ऑक्सीजन गैस में बढ़ गया है। तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल देखिए कि क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 61 का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो वह होगा ऑप्शन सी CH3Cl3। यह जो अनुसूत्र है ना ये क्लोरोफॉर्म का है। इसके बाद में क्वेश्चन 62 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को लवण का उदाहरण बताना होगा। तो देखिए NaCl या इसे हम लोग Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यह एक साधारण नमक का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन बी में दिया गया था ACl, यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मनुष्य के शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होता है। और यहाँ पे दिया गया था KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का क्षार होता है। NaOH ये भी एक प्रकार का क्षार होता है जिसे हम रासायनिक शब्दों में सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताना था निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है। तो ऑप्शन ए में दिया गया NaCl और यही आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। क्वेश्चन 63 कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये दोस्तों याद रखिएगा लोहे की जो परमाणु संख्या होती है ना ये 26 होती है। इसका रासायनिक शब्द संकेत Fe होता है जिसका लैटिन नेम फेरम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 64 कहता है कि किस धातु को चाकू से सरलतम से काटा जा सकता है, यानी वह कौन ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ये 3 ऐसे धातु होते हैं जिसे हम चाकू की सहायता से आसानी तरीके से काट सकते हैं। क्वेश्चन 65 कहता है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लोहा का जो अयस्क होता है ना ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट होता है। तो Fe यानी फेरम जिसे हम लोग लोहा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा Fe। अगला सवाल करता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं। तो याद रखिएगा तमाम धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में कहता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 ये होते हैं एक कूलम इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए। कौन सी नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन 68 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टील का जो छड़ है ये नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में सहायता देता है। उसके बाद में क्वेश्चन 69 को देखिए कि रबर एक बहुलक है। तो दोस्तों रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आप एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो याद रखिएगा रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला सवाल कहता है कार्बन की अपरूप है। याद रखिएगा कार्बन की जो अपरूप है
वो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सभी के सभी हैं। हालांकि पॉपुलर में हीरा और ग्रेफाइट ही कहा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 46। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 72 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी अंग है, यानी मनुष्य के शरीर का एक ऐसा तंत्र का नाम हमें बताना होगा जिसके माध्यम से मनुष्य में तमाम उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ब्रिक हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक के माध्यम से ही मनुष्य में बने अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य की ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 74 कहता है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात पाचन की जो क्रिया होती है ये किसमें संपन्न होती है। तो पाचन की क्रिया बड़ी आंत में संपन्न होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बड़ी आंत। उसके बाद में कहता है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है इसे क्या कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बीपी को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे स्फेगोमेनीमीटर के द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो उच्च रक्तचाप जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। आपके एग्जाम पेपर में हाइपोटेंशन भी दिया जाता है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आप इसका गलत आंसर नहीं मानना है। आप सभी को आपको लिखना है हाइपरटेंशन, जो उच्च रक्तचाप कहलाता है। अगला सवाल है एंड्रोजेन है। तो दोस्तों क्वेश्चन 76 जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। एंड्रोजेन एक नर हार्मोन है। इसके अलावा यानी इसमें जितने भी होते हैं, जैसे अंडाशय हो गया, तो ये मादा हार्मोन होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला सवाल यहाँ पे 77 को देख लीजिए। कहता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। उसके बाद में 78 नंबर सवाल कहता है कि पुरुष का, यहाँ पे देखिए मैथुन अंग है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, हालांकि इसका आंसर हम आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सेंट्रल एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना रहे हैं हम। कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह नाम है होमो सेपियंस। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, होमो सेपियंस जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और मनुष्य का जो सबसे पहले प्रचलन हुआ था, मनुष्य का सबसे पहले जो विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिए। 80 नंबर सवाल कहता है कि बीज पत्र का कार्य है। तो दोस्तों बीज पत्र का जो कार्य है वो क्या है, तो इसका कार्य है सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का 1 से लेकर 1 नहीं बल्कि 45 से लेकर 80 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।